अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा जिस प्लान के तहत दिया वो वाकई सफल रहेगा या नहीं, इस पर ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जैसे ही केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और जनता की अदालत में जाने की बात कही। हालांकि अब कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के ये दांव फेल हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई वजहें हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता अपना फैसला सुना देगी। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो भी केजरीवाल सीएम के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू रहेगा। जनता के वोट से कोर्ट का निर्णय नहीं बदलता, उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसे में केजरीवाल का जनता की अदालत में जाने वाला प्लान कहीं से सफल नहीं कहा जा सकता। शराब घोटाला मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जो करीब 177 दिन जेल में रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, बाकी समय वो जेल में रहे। बावजूद इसके उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए उनके काम को लेकर पाबंदियां लगाई तो उन्होंने इस्तीफे का फैसला लिया। कहीं ना कहीं जनता के सामने ये मुद्दा भी उठेगा। सवाल ये कि तब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कैसे इसका बचाव करती है। आम आदमी पार्टी की प्लानिंग यही है कि वो चुनाव में यही मुद्दा उठाएंगे, कैसे उनके नेता ने सीएम पद का त्याग किया। हालांकि उनका ये दांव भी फेल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को सीएम बनकर बताया गया कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए इस पद पर है। केजरीवाल चाहते तो सीएम पद पर रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि अब उनके पास पद भी नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठेंगे कि आखिर पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। जेल जाना ही बड़ी बात है। वो शराब घोटाला में जेल गए, कोई आंदोलन में नहीं। आखिर जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे रखा जाएगा। भले ही केजरीवाल ने पत्नी को सीएम नहीं बनाया, लेकिन जेल में थे तब पार्टी सुनीता केजरीवाल ही चला रही थी। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला और शीश महल जैसे आरोप लगाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करती रही है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने बंगला गाड़ी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर शीश महल तैयार करवाया। उन्होंने कुछ नहीं लेने की बात की थी तो लिया क्यों। बीजेपी का कहना यही है। केजरीवाल ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके अपने सरकारी आवास को शीश महल बनवाया। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास चले गए। इस दौरान केजरीवाल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में काम कराने के लिए सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी इस आवास को शीश महल कहकर संबोधित करती रही है। अब सवाल ये कि चुनाव में आप इस मुद्दे को कैसे संभालेगी। लोकसभा चुनाव के शुरू में ही केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय आपने जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया था। जब केजरीवाल को दिल्ली में वोटिंग से पहले पैरोल मिली तो पार्टी ने इसी मुद्दे पर फोकस किया। हालांकि 4 जून के नतीजों में केजरीवाल को झटका लगा। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें अपने नाम कर ली। दांव पर हरियाणा की सत्ता है। कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया, उसके बाद से पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी शैलजा काफी एक्टिव दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब उन्होंने इस चुनाव से दूरी बना ली है। शैलजा न तो कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के समय दिखाई दी और न ही वो अब चुनाव प्रचार कर रही हैं। शैलजा की इस नाराजगी का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर अब तक जो घटनाक्रम हुए उन सब में हुड्डा को तवज्जो मिली है। कुमारी शैलजा के हाथ कुछ नहीं लगा। शैलजा न तो अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाई और अब हुड्डा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से वो आहत हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है जो अनुसूचित जाति से आती हैं। हरियाणा की 21 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा का प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस समर्थकों की टिप्पणियों के बाद से उन्होंने चुनावी कैंपेन से दूरी बना ली है। उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी या बयान भी नहीं दिया है। शैलजा की इस खामोशी ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। नारनौल से कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा और जगह जगह विरोध भी हुआ। बताया जा रहा है कि शैलजा इस बात से नाराज चल रही हैं। वहीं उनकी नाराजगी की वजह टिकट वितरण को भी माना जा रहा है।
कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो देते हुए 90 में से 72 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दी है। वहीं शैलजा ने 35 सीटों की मांग की थी, लेकिन उनके सिर्फ 10 समर्थकों को टिकट दी गई। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट हैं। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दूसरा SRK गुट था। SRK गुट में कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला थे, लेकिन किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस गुट में सिर्फ 2 नेता ही रह गए। चुनावी कैंपेन में पोस्टर्स से लेकर बयानबाजी तक में दोनों ही खेमे में साफ तौर पर तनातनी देखने को मिलती है। सीएम उम्मीदवार को लेकर भी दोनों गुटों में अक्सर बयानबाजी होती रहती है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले कुमारी शैलजा का घर बैठ जाना कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा कुछ और नहीं तो कम से कम कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को हरवाने की ताकत तो जरूर रखती है। यही वजह है कि कांग्रेस कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लगता है कि अब मनाने का वक्त भी बीत गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों अजीब हालात पैदा हो रहे हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली से जुड़े मामलों को लेकर। केजरीवाल को जमानत देने के वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ फैसला सुना दिया। एक ने सीबीआई की कार्रवाई को सही तो दूसरे ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए उसे पिंजरे का तोता बता दिया। एक ने केजरीवाल पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए तो दूसरे इसके पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि केजरीवाल खुलकर सीएम के तौर पर काम करें। और अब ताज़ा मामला दिल्ली में पेड़ों की कटाई का है। इस मामले में 2 जज नहीं बल्कि 2 बेंच आपस में उलझ गईं। नतीजा ये हुआ कि मामले को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच को सौंप दिया गया। अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय राजधानी के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग खंडपीठों द्वारा अलग अलग अवमानना नोटिस जारी करने पर उपजे विवाद की सुनवाई करेंगे। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS ओका की खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश से पैदा हुआ है। दरअसल जून जुलाई के बीच जस्टिस AS ओका और जस्टिस भुइयां की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में 422 पेड़ों को गिराए जाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही पीठ ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई है। कोर्ट ने सड़क निर्माण के लिए दक्षिणी रिज के आरक्षित वन क्षेत्र में 422 पेड़ों को काटने की दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुमति देने पर केजरीवाल सरकार को भी फटकार लगाई। बेंच DDA के उपाध्यक्ष से भी सख्ती से पेश आई थी। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों को कथित रूप से काटने के मामले में शीर्ष अदालत ने DDA उपाध्यक्ष के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही की सुनवाई कर रही थी। इसी के बीच 4 जुलाई को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली अन्य पीठ ने जस्टिस ओका की पीठ द्वारा अवमानना याचिका पर विचार करने और उस पर नोटिस जारी करने के न्यायिक औचित्य पर सवाल उठाया और सवाल किया कि जब शीर्ष न्यायालय में ही एक अन्य पीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही है, तब दूसरी बेंच द्वारा उसी मामले की सुनवाई करना कहां तक उचित है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक पीठ अवमानना कार्यवाही से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है तो क्या दूसरी पीठ को अवमानना कार्यवाही करनी चाहिए। जस्टिस गवई के न्यायिक औचित्य के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक नया विवाद छिड़ गया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को मामले में दखल देना पड़ा और जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच से मामले को CJI की अध्यक्षता वाली 3 जजेस यानी जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष ट्रांसफर कर दिया गया। अब CJI की अगुवाई वाली पीठ सतबारी में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के लिए एक अस्पताल और सार्क विश्वविद्यालय के लिए सड़क के निर्माण के संबंध में पेड़ों की कटाई के DDA के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली अवमानना याचिका पर फैसला देगी। सीएम पद की दावेदारी छोड़ने पर उद्धव ठाकरे को मजबूर करने के बाद अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे से मुंबई की बादशाहत खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि मुंबई की 36 सीटों के बंटवारे का मामला बुरी तरह से उलझ गया है। मुंबई की सियासत में कांग्रेस और शिवसेना का भी सियासी आधार रहा है। शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद एक धड़ा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है। इस तरह शिवसेना के दोनों ही खेमे मुंबई की 36 में से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई की 20 सीटों पर अपना दावा पेश कर रहे हैं।
तो कांग्रेस 18 सीटों की मांग पर अड़ी है। एनसीपी को भी 7 सीटें चाहिए। इसके चलते मामला उलझता जा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि किसे जहर का घूंट पीना पड़ता है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में भी मुंबई की सीटों को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा। शिंदे की शिवसेना खुद को असली शिवसेना मानकर चल रही है। इसके चलते 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो बीजेपी 20 से 25 सीटों को अपने पास रखने के मूड में है। अजीत पवार की एनसीपी ने भी 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रखा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़ी थी और 30 सीटें जीतने में सफल रही थीं। शिवसेना ने मुंबई की 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 11 सीट पर। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। कांग्रेस ने मुंबई की 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 4 सीटें ही जीती थीं। एनसीपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इससे पहले 2014 में भी चुनाव नतीजे ऐसे ही रहे थे। मुंबई की सियासत में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस का ही आधार रहा है, जबकि एनसीपी का प्रभाव महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, खासकर मराठा और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कांग्रेस और शिवसेना के बीच ही मुंबई की लड़ाई होती रही है। 2019 के बाद से सियासी हालात बदल गए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। शिवसेना में बिखराव के बाद भी मुंबई के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति पर पकड़ को बनाए रखा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन करने के बाद भी मुंबई के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई के 6 संसदीय सीट में से इंडिया गठबंधन में 4 पर उद्धव ठाकरे की यूबीटी और 2 पर कांग्रेस लड़ी थी। शिवसेना यूबीटी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और 1 सीट पर उसे 48 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 में से 1 सीट ही जीती। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मुंबई में सिर्फ एक लोकसभा सीट ही जीत सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को देखते हुए उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद हैं। शिवसेना यूबीटी 2019 में जीती 19 सीटों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, 2019 में शिवसेना जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उन पर फिर से किस्मत आजमाना चाहती है। कांग्रेस इसे लेकर राजी नहीं है। मुंबई में कांग्रेस का भी अपना सियासी आधार रहा है, इसलिए कांग्रेस मुंबई की सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला रख रही है। ऐसे में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 सीटों को लेकर इसलिए घमासान होने का आसार है। इसके पीछे की वजह है कि मुंबई रीजन में जो ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगा, उसे ही बीएमसी चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरह से मुंबई के इलाकों की सीटों को लेकर अपनी अपनी डिमांड रखी है, उसके चलते किसी न किसी को जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि कांग्रेस और शिवसेना से किसे समझौता करना पड़ता है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर जो सियासी रायता फैलाया था, वो कांग्रेस को भारी पड़ता जा रहा है। बीजेपी राहुल गांधी के बयानों के सहारे कांग्रेस को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो घेरेगी ही, उसके आगे भी बीजेपी इस मामले को भुनाएगी। यही वजह है कि रवनीत बिट्टू से लेकर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और बीजेपी सांसद अनिल बोंडे के बयान के बाद भी बीजेपी खामोश है। राहुल गांधी के आरक्षण हटाने वाले बयान से नाराज संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए। महायुति के इन दोनों नेताओं के बयान से कांग्रेस और एमवीए के नेता नाराज हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने सांसद के बयान से किनारा कर लिया, मगर आरक्षण खत्म करने वाले बयान के लिए राहुल गांधी पर पलटवार भी कर दिया। शिवसेना शिंदे ने तो अपने विधायक को समझाने की जहमत भी नहीं उठाई। महायुति राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ कारगर हथियार के तौर पर करने वाली है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान बचाने और आरक्षण के मुद्दे को जमकर भुनाया था। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी को यूपी के साथ महाराष्ट्र में भी नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र के डीएमके यानी दलित, मराठा और किसान ने बीजेपी को 9 सीटों पर समेट दिया। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी को मौका दे दिया है। अमेरिका में आरक्षण को लेकर राय रखी और फिर बाद में पूरे देश में इसकी व्यापक आलोचना हुई। बीजेपी ने भी इसे लपक लिया। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने राहुल पर तीखी टिप्पणी की। महाराष्ट्र के नेताओं ने राहुल पर आरक्षण खत्म करने वाले बयान को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लिया। कांग्रेस महाराष्ट्र के दलितों के बीच काफी लोकप्रिय है और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस बीच महायुति के नेता
नेता विवादित बयान देकर इस मुद्दे को और सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने संजय गायकवाड़ और बीजेपी सांसद अनिल बोंडे के विवादित बयान के कारण राहुल गांधी की सुरक्षा का मामला उठाया है और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी कुछ साजिश रच रहे हैं। इससे भी शर्मनाक बात ये न तो केंद्रीय नेतृत्व और न ही राज्य नेतृत्व इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के इस्तेमाल के खिलाफ बोल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि बीजेपी व्यवस्थित रूप से राहुल गांधी को निशाना बना रही है, ये सोचने वाला विषय है और पार्टी के नेता चुप हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, लेकिन ये उन पर उल्टा पड़ेगा और इसका जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने के बारे में जो कहा उससे दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की भावनाएं आहत हुई। इनमें कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई। राहुल गांधी की सुरक्षा पर बावनकुले ने कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं। केंद्र में हमारी सरकार मजबूत है और गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू राहुल गांधी के खिलाफ फुल फॉर्म में है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि जब तक राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की बयान की निंदा नहीं करते, वो राहुल गांधी को एक नहीं बल्कि 100 बार आतंकी कहेंगे। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी, पन्नू और पाकिस्तान, ये पूरा त्रिकोण आपके सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यही कर रहे हैं, अनुच्छेद 370 वापस आएगी और दूसरी तरफ सिखों को डैमेज करने के लिए पगड़ी कड़ा की बात कर रहे हैं। वही बात पन्नू बोल रहा है और वही बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो लगातार कह रहा हूं और खड़गे साहिब गुस्सा हो जाते हैं। खड़गे साहिब की जिम्मेदारी गांधी परिवार और उनके वंश, उनके परिवार को आगे बढ़ाना है और सुरक्षित करना है। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, दुनिया आज देश की तरफ देख रही है, लेकिन खड़गे साहब को ये घबराहट है कि जिस परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं वो तो नंगा हो रहा है। वहीं बिट्टू से जब पूछा गया कि उन्होंने राहुल गांधी के आतंकी होने वाले बयान पर सफाई दी है तो क्या अब वो सॉफ्ट टारगेट हैं, इस पर बीजेपी सांसद ने कहा बिल्कुल नहीं, जो मेरा बयान था उसे कई और लोगों के साथ जोड़ा गया। राहुल गांधी को लेकर आज नड्डा साहब ने बहुत मजबूती से, बिल्कुल सटीक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब दिया। बिट्टू कहते हैं कि हम गोली का जवाब गोली से नहीं देते, वो ये लोग देते हैं। इन्होंने सिखों का कत्लेआम कराया। जम्मू कश्मीर में ये हालात किसने बनाया, वो किसकी देन है? जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने हालात कंट्रोल किए हैं। उनके गृहमंत्री शिंदे का जो बयान आया वो तो मुझे मुंह से बोलने में शर्म आती है, मुझे दुख होता है। ऐसे गृहमंत्री के अंडर हम संसद के सदस्य रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू कहते हैं कि हम शहीद परिवार से आते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। हमें इसलिए कुर्बानी देनी पड़ी क्योंकि गांधी परिवार ने यहाँ आग लगाई थी, वही आग जम्मू कश्मीर में लगाई। इनके बचाव में पन्नू और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खड़े हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब स्पष्ट तौर पर यह बता दें कि जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कही और जो पन्नू ने कहा, क्या वह उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? वहीं उन्हें जब याद दिलाया गया कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की वापसी की कोई बात नहीं की तो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, वो तो वापस लाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें बड़ा पार्टनर है। ये लोग सियासत के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रवनीत बिट्टू ने पिछले दिनों राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा आतंकी कहा था। उनसे जब पूछा गया क्या वो अपने बयान पर अभी भी कायम है तो बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं तो इतनी देर कहता रहूंगा जितनी देर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी पन्नू के बयान की निंदा नहीं करते। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, राहुल गांधी के सामने भी कहूंगा और संसद में भी कहूंगा।